हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी हिंदी ऑनलाइन कक्षा का जो विषय है, आज हम आधुनिक काल की शुरुआत करेंगे। आधुनिक काल में सबसे पहले जो भारतेंदु युग आता है, उसके बारे में आज हम भारतेंदु युग के बारे में चर्चा करेंगे। जो भारतेंदु युग है, उसकी जो शुरुआत है वो रीतिकालीन श्रृंगारी साहित्य की प्रतिक्रिया के रूप में ही जो है आधुनिक काल का प्रवर्तन होता है। और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को जन्म देने में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का विशेष योगदान रहा है। उनको आधुनिक काल का प्रवर्तक कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य में गद्य का विकास किया और उसकी शुरुआत की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही जो है भारतेंदु युग का नामकरण किया गया है। और जो इसकी समय सीमा है वो 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो निर्धारित की गई है। 1857 ईस्वी से 1900 तक। तो भारतेंदु युग का नामकरण जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर किया गया है। तो सबसे पहले हम भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग के कौन कौन से कवि हुए हैं। तो सबसे पहले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। केवल 35 वर्ष की अल्पायु तक ही वो जीवित रहे। इस अल्पकाल में ही इस महान साधक ने माँ भारती के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि की। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। भारतेंदु जी एक भावुक व्यक्ति थे। देश प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने असंख्य पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी कृतियों को पढ़ने से कवि की राजभक्ति, देशभक्ति, भाषा प्रेम, सुधारवादी भावना आदि का परिचय मिलता है। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास तथा कुरीतियों को समाप्त करने के लिए काव्य ग्रंथ लिखे और नाटक लिखकर उनको अभिनीत भी किया। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है और उनके द्वारा लिखे गए जो नाटक हैं वो दो प्रकार के हैं, मौलिक नाटक और अनूदित नाटक। उन्होंने दो प्रकार के नाटक लिखे हैं। एक तो अपने मौलिक रूप से उन्होंने लिखे हैं और दूसरे जो किसी दूसरी भाषा का जो लिखे हुए नाटक हैं उसे अनुवाद किया है, इसलिए अनूदित नाटक कहा जाता है उसे। तो मौलिक नाटकों में उनके हैं वेद की हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, प्रेम जोगनी, विशस्य विश्वमोषधम, ये उनके मौलिक नाटक हैं। अनूदित नाटकों में विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, राज सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, रत्नावली, ये उनके अनूदित नाटक हैं। और उसके बाद इन्होंने कुछ काव्य कृतियाँ भी लिखी हैं जिसमें प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, मधु मुकुल, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, दान लीला, तन्मय लीला, राम लीला, बकरी विलाप, ये इनकी काव्य कृतियाँ हैं। निबंध भी लिखे हैं जिसमें प्रमुख निबंध हैं जो सभे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती,
बंग भाषा की कविता, ये इनकी मुख्य निबंध माने जाते हैं। और इन्होंने नाटक लिखे हैं, काव्य कृतियाँ लिखी हैं, निबंध लिखे हैं। उसके बाद भारतेंदु जी के जो पिता हैं वो गोपाल चंद्र भी अच्छे कवि थे, जो गिरधर दास के नाम से कविता करते थे। भारतेंदु जी के काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे। तो भारतेंदु जी के पिता भी एक कवि थे, जो कि उनका मूल नाम तो गोपाल चंद्र था, लेकिन वो गिरधर दास के नाम से जो है कविता करते थे। भारतेंदु जी के नाटकों, निबंधों में विषय वैविध्य था। चंद्रावली नाटिका में प्रेम के आदर्श का निरूपण है, तो नील देवी ऐतिहासिक नाटक है। भारत दुर्दशा में देश की दशा का चित्रण है। प्रेम जोगनी में धार्मिक पाखंड का चित्रण है। उनकी कविता में भक्ति भावना, श्रृंगारिकता के साथ साथ स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्रीयता आदि का बेजोड़ संगम है। तो भारतेंदु जी के बाद दूसरे प्रमुख कवि आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अबर उपनाम से उर्दू में कविताएं भी लिखते थे। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद। ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचना की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का जन्म जो है 1855 में, मृत्यु 1923 में हुई। इनकी काव्य कृतियों के नाम हैं जीरन जनपद, आनंद, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श काव्य, मयंक, महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। ये इनकी जो है काव्य कृतियाँ हैं। और अबर के नाम से ये उर्दू में कविताएं लिखते थे, लेकिन इनको विशेष सफलता जो है हिंदी में ही मिली। प्रेमघन सर्वस्व में इनकी सभी रचनाएं संकलित हैं। भारतेंदु युग की सभी साहित्यिक विशेषताएं इनके साहित्य में भी विद्यमान है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म 1856 में और मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई। प्रताप नारायण मिश्र जी जो अपने पिता के व्यवसाय को न अपनाकर साहित्य रचना को ही आजीविका का साधन बनाया। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक इनकी उल्लेखनीय काव्य रचनाएं हैं। कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से ये जुड़े हुए थे और ब्राह्मण पत्र के संपादक भी थे। ब्रज भाषा में काव्य रचना की इन्होंने। राष्ट्रभक्ति तथा हास्य व्यंग्य इनकी कविताओं की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इन्होंने व्यंग्य कविताएं, हास्य व्यंग्य कविताएं लिखी हैं और इन्होंने जो है ब्राह्मण पत्र का संपादन किया है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, बाह्य आडंबरों तथा आर्थिक विषमताओं आदि को आधार बनाकर कविताएं लिखी हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पूरे काव्य में साहित्यिक ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। इनकी भाषा सहज, सरल और बोधगम्य है, लेकिन कहीं कहीं वे क्लिष्ट ब्रज भाषा का भी प्रयोग करने लग जाते हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान कहकर कवि ने हिंदी भाषा की वकालत की है। उसके बाद आते हैं भारतेंदु मंडल के
अगले कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह जी का जो जन्म है वो 1857 में, मृत्यु 1899 में हुई। ठाकुर जगमोहन सिंह श्रृंगार वर्णन एवं प्रकृति प्रेम की कविताएं इन्होंने लिखी हैं और अलंकारों का इन्होंने स्वाभाविक प्रयोग किया है। भावुक मनोवृत्ति के कवि थे ठाकुर जगमोहन सिंह। और भारतेंदु मंडल में ये हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के जानकार थे। राज परिवार से संबंधित होने के कारण इनका जीवन पूर्णतः स्वच्छंद था और ये भारतेंदु जी के अच्छे मित्र भी थे। यद्यपि ठाकुर जगमोहन सिंह राजनीतिक उलझनों में फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी साहित्य के क्षेत्र में इनको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। ठाकुर जगमोहन सिंह जी की काव्य कृतियाँ हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा सरोजनी, ऋतु संहार जो अनुदित है, और मेघदूत भी इनकी जो काव्य कृति है वो भी अनुदित है। ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी जो है इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। और प्रकृति वर्णन के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने प्रेम का वर्णन भी बड़े स्वाभाविक ढंग से किया है। उसके बाद जो अगले कवि आते हैं वो हैं भारतेंदु युग के जो कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जी काव्य शास्त्र तथा लेखन से जुड़ा हुआ है उनका नाम। इनका जन्म जो है 1858 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई। अंबिका दत्त व्यास जी पीयूष प्रवाह पत्रिका के संपादक थे। कंसवध अपूरन जो है खड़ी बोली में लिखा गया प्रबंध काव्य है। इनके द्वारा जो एक तो इन्होंने पीयूष प्रवाह का संपादन किया और एक जो कंसवध है वो खड़ी बोली में लिखा गया इनका प्रबंध काव्य है। इसके अतिरिक्त इनकी काव्य कृतियाँ हैं पावस पचासा, हो होरी, बिहारी बिहार, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी कुल रचनाओं की संख्या 78 मानी गई है। संस्कृत रचनाओं में इनको अधिक सफलता मिली है। भारत सौभाग्य इनका प्रसिद्ध नाटक है। संस्कृत के समान हिंदी भाषा में भी इनकी गतिशीलता देखी जा सकती है। इनके काव्य में देश प्रेम, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, हास्य व्यंग्य आदि का वर्णन भी किया गया है। उसके बाद आते हैं राधा कृष्ण दास जो भारतेंदु मंडल के अगले कवि हैं। राधा कृष्ण दास जिनका जन्म 1865 में और मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई। भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे डॉक्टर राधा कृष्ण दास। कविता के अतिरिक्त नाटक एवं उपन्यास भी लिखे हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। भक्ति एवं श्रृंगार के साथ साथ समकालीन राजनीतिक चेतना भी इनके काव्य में देखी जा सकती है। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों भाषाओं में ही इन्होंने अपने रचनाएं लिखी हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण दास की प्रमुख रचनाएं जो काव्य कृतियाँ हैं वो हैं भारत बारहमासा, देश दशा और रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना डॉक्टर राधा कृष्ण दास जी ने की है। उसके बाद कुछ अन्य कवि भी हुए हैं भारतेंदु मंडल के, जिसमें नवनीत चतुर्वेदी है, गोविंद गिल्ला भाई है, राधाचंद गोस्वामी है, दुर्गा दत्त व्यास है। ये भी भारतेंदु मंडल के अन्य कवि हैं। राधाचंद गोस्वामी की नव भक्तमाल काफ़ी प्रमुख रचना मानी जाती है। आगे हम भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतेंदु जो मंडल के कवि थे
उनकी क्या क्या साहित्यिक विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली उनकी जो साहित्यिक विशेषता है वो राष्ट्रीयता की भावना है। सबसे पहले तो भारतेंदु युग की जो साहित्यिक रचनाएं हैं, एक और तो भक्ति काल और रीति काल से जुड़ी हुई हैं, तो दूसरी ओर आधुनिक काल से। तो इसमें जो रीति काल की समाप्ति होती है और उसके बाद भारतेंदु आधुनिक युग की शुरुआत होती है, तो उसमें जो भारतेंदु मंडल के जो कवि थे उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली है राष्ट्रीयता की भावना, कि भारतेंदु युग के जो कवि हैं उस समय जो विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया। राधाचंद्र गोस्वामी की कविता हमारा उत्तम भारत देश, राधा कृष्ण दास की कविता भारत बारह मासा आदि इसी भावना से ओतप्रोत हैं। भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र अंकित किया है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे। कि देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में मिलता है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, पर भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। इसका उल्लेख भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में किया है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यहे अति खवारी। कि जो उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर जो है कड़ा प्रहार किया है, उस पर व्यंग्य किया है। तो जो भारतेंदु मंडल के सभी कवियों की रचनाओं में जो है हमें राष्ट्रीय चेतना की जो भावना है वो देखने को मिलती है। भारतेंदु द्वारा रचित भारत दुर्दशा, नील देवी आदि में भी देश प्रेम का अच्छा परिचय मिल जाता है। इन रचनाओं में कवि ने जहाँ एक और प्राचीन गौरव का गान किया है, वहाँ दूसरी ओर वर्तमान स्थिति पर शोक भी व्यक्त किया है। भारत के भुजबल जग इच्छित कहकर उन्होंने वर्तमान स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की है और व्यंग्यात्मक शैली में अंग्रेजों की कूटनीति का पर्दाफाश भी उन्होंने किया है। और उसके बाद भारतेंदु युगीन की जो काव्य है उसकी प्रमुख विशेषता है वो समाज की दुर्दशा का चित्रण। समाज की दुर्दशा का चित्रण या सामाजिक चेतना है। रीति काल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी गई। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य विषय बनाया गया और सामाजिक कुरीतियों, छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़ चढ़कर योगदान किया। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का चित्रण इन पंक्तियों में किया है। रोबहु सब मिली आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो इन्होंने समाज में व्याप्त जो भी पाखंड थे
जो भी बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां थी, उन्हों उन उनको इन्होंने अपनी काव्य का विषय बनाया और उस पर व्यंग्य किया। सामाजिक चेतना में जो भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा जो उनकी रचना है, इसमें वे अंधविश्वासी, मद्यपान, विवाह, छुआछूत आदि के बारे में उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त किए हैं। भारतेंदु जी ने अपनी कविताओं में सामयिक स्थिति का यथाचित्रण किया है और अंग्रेजी शासन और उनकी जो शोषण नीति है उसका भी इन्होंने डटकर विरोध किया और अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग करने की सलाह दी है। वे लिखते भी हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति का मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। कि जो हमारी अपनी भाषा है वो ही हमारी उन्नति का मूल साधन है और हमारी अपनी मातृभाषा के द्वारा ही हम प्रगति जो है आगे प्रगति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अंधेर नगरी में भी कवि ने व्यंग्य के द्वारा समाज सुधार की बातें खुलकर कही हैं। भारतेंदु जी ने सवै अनुभव किया है कि तत्कालीन जो उस समय की पुलिस थी, महाजन थे, सरकारी कर्मचारी थे, कोई भी अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं कर रहा था। सभी ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जनता पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। तो अंधेर नगरी जो उनका नाटक है उसके माध्यम से उन्होंने इन सभी जो सरकारी कर्मचारी है, पुलिस है, महाजन है, उन सभी पर एक व्यंग्य किया है। तो समाज की दुर्दशा का चित्रण भी भारतेंदु युग की विशेषता है। आगे है इसकी अगली विशेषता है भक्ति भावना। जो भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी, उनका भक्ति परक रचनाओं में प्रमुख जो कविताएं हैं, भक्ति सर्वस्व है, वैशाख महात्म्य है, कार्तिक स्नान है। ये जो भारतेंदु युग में हमें भक्ति भावना देखने को मिलती है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सवै जो है पुष्टि मार्गीय भगत थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति की है, इसलिए वे इस प्रकार की पंक्तियाँ लिख सकने में जो है समर्थ हो सके हैं। वो कहते हैं कि मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद लल्ला वृषभानु कुमारी। तो भक्ति भावना में देखने को मिलती है हमें भारतेंदु युग में। भारतेंदु पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण दास के काव्य में भक्ति भावना का वह स्वरूप दिखाई पड़ता है जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था। उन्होंने संसार की नश्वरता, मोह माया के बंधन और विषय वासनाओं की निस्सारता आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। आगे है इसकी अगली विशेषता है भक्ति भावना के बाद प्रकृति चित्रण। कि भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए भी प्रकृति निरूपण किया गया है। एक और तो वसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्र अंकित किए गए हैं, तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण किया गया है। भारतेंदु कृत वसंत होली में वसंत का वर्णन है तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना वर्णन किया गया है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी
कवियों ने किया है। भारतेंदु जी द्वारा किया गया यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। उनकी पंक्तियां हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुशाये झुके कुल सो जल परसन हित मनु सुहाए। तो भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रकृति का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो अगली विशेषता आती है वो है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। हास्य व्यंग्य की प्रधानता इस काल के जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु के काव्य में हास्य व्यंग्य काव्य का अधिक प्रयोग हुआ है। कवि ने अंग्रेजी शिक्षा, विदेशी शासन, बेरोजगारी, पुलिस तथा सामाजिक त्रुटियों पर तीखे व्यंग्य किए हैं। उर्दू का स्यापा कविता में वे हिंदी के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करते हैं और उर्दू के घटते हुए प्रचलन के प्रति विनोद करते हैं। बंदर सभा में भी वे अपने समय में खेले जा रहे निम्न स्तर के नाटकों का उपहास करते हैं। पाजी हूँ मैं कौन का बंदर मेरा नाम, बिना फजूल कूदे फिर मुझे नहीं आराम। इसी प्रकार कवि ने नए जमाने की मुकरियाँ, पाखंड, विडंबन, वेद की हिंसा हिंसा न भवती, अंधेर नगरी आदि रचनाओं में हास्य व्यंग्य का खुलकर प्रयोग किया है। कहीं कहीं कवि तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों पर करारा व्यंग्य करते हुए दिखाई देते हैं। तो भारतेंदु युग के जो कवि थे उसमें प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। उन्होंने भी जो है हास्य व्यंग्य के द्वारा अपनी कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं में हर गंगा, बुढ़ापा, उर्दू का स्यापा हास्य व्यंग्य की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध हुई है। उसके बाद आता है समस्या पूर्ति, कि भारतेंदु काल के जो कवि हैं समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता था और कविजन विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या की पूर्ति हेतु काव्य रचना करते थे। समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की यह परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना कौशल की थाह पाने की कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थी और रसिक समाज इसे बड़े चाव से सुनता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वे प्राय श्रृंगार से संबंधित होते थे। कानपुर की एक संस्था रसिक समाज में एक बार समस्या पूर्ति के लिए एक पंक्ति दी गई। पपीहा जब पूछे है पीव कहाँ। इस समस्या की पूर्ति पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इस प्रकार की थी। बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही न हाँ। तुम ही मनुहारी के हारी परे, सखियान की कौन चलाई ता। वर्षा है प्रजा प्रतापजू धीर धरो, अबलो मन को समझायो जहाँ। वह ब्यारी तबे बदलेगी कशु, पपीहा जब पूछे है पीव कहाँ। तो समस्या पूर्ति के माध्यम से उक्ति वैचित्र्य, अलंकरण एवं कल्पना का मनोहारी प्रयोग करने की रीतिकालीन प्रवृत्ति को काव्य में पर्याप्त परिचय जो है मिला है। समस्या पूर्ति से संबंधित इस काल के कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं जिसमें अंबिका दत्त व्यास कृत समस्या पूर्ति, सरसव द्विजगंगा समस्या प्रकाश, गोविंद गिल्लाबाई कृत समस्या पूर्ति प्रदीप। तो समस्या पूर्ति इस काल की प्रमुख जो है विशेषता मानी जाती है। उसके बाद आता है भाषा शैली के बारे में। भाषा शैली में इस युग में जो भारतेंदु युग था, इस युग में ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मिश्रित प्रयोग हमें देखने को मिलता है।
भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचनाएं की हैं। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था। इन कवियों की भाषा पद्माकर एवं घनानंद जैसी परिष्कृत भाषा तो नहीं है, किंतु उसमें प्रवाह एवं स्वाभाविकता है। पंडित प्रताप नारायण की ब्रज भाषा में कन्नौजी का प्रभाव और उर्दू शब्दों का प्रयोग साफ झलकता है। भारतेंदु जी ने यद्यपि साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, लेकिन उनकी एक रचना है फूलों का गुच्छा, उसमें भी उन्होंने उर्दू के पर्याप्त शब्द हैं। इस काल के कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी, पर वे कला और भाव की दृष्टि से उतनी प्रभावपूर्ण नहीं है। भारतेंदु युग के मुक्तक काव्य की प्रधानता रही है। सामयिक विषयों पर उपदेशपरक फुटकर पद लिखे गए, जिसमें भाव की गहनता एवं कला का उत्कर्ष दिखाई नहीं पड़ता। कुछ रचनाएं तो तुकबंदियों मात्र प्रतीत होती हैं। अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली में लिखी हैं तथा कुछ प्रबंध काव्य भी लिखे गए हैं। इन कवियों ने दोहा, चौपाई, कुंडलिया, रोला, सवेयारी गीतिका जैसे छंदों का प्रयोग किया है। भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया था। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी उन्होंने किया है, भले ही वह दबी जबान से किया हो। भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। राष्ट्र और समाज को उद्बोधन देते हुए उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन किया है, जिसके लिए वे साधुवाद के पात्र हैं। तो आज की हमारी क्लास जो है भारतेंदु युग के बारे में आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।